हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और हम आज ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हैं। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो शायद आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या कारण है कि कुछ क्षेत्रों में, खासकर यूरोप में, आपको देखने को मिलती है रक्त वर्षा या ब्लड रेन। ये कैसे होती है, क्या इसके कारण है और क्या इसका प्रभाव होता है? क्या सिर्फ ऊपर से गिरने वाले पानी का रंग लाल होने के कारण इसे रक्त वर्षा कहा जाता है, या वास्तविकता में यह कुछ इस प्रकार का प्रभाव उस क्षेत्र में करती है जिसके कारण इसे रक्त वर्षा कहा जाता है? इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है, हम बेसिकली कवर कर रहे हैं पवन अर्थात विंड, और इस विंड के चैप्टर में हमने देखा है कि कितने प्रकार की पवनें पृथ्वी पर उपस्थित हैं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि हम जिस टॉपिक को अभी कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि क्या कारण है कि यूएस प्रेसिडेंट का यह स्टेटमेंट था कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज प्रेजेंट। विश्व में किसी भी प्रकार का वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग उपस्थित नहीं है। और उन्होंने एक चाइल्डिश मैनर में, एक मजाकिया तौर पर यह कहा था कि अगर आपको देखना है कि क्या सच में ग्लोबल वार्मिंग है या क्या सच में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक बार जिन व्यक्ति को यह लगता है कि विश्व का तापमान बढ़ रहा हो, वो आकर विजिट करे यूएसए के वो भाग जहां पर पहले तापमान ज्यादा था, वहां अभी स्नोफॉल हो रहा है। यह कथन था डोनाल्ड ट्रंप का। और इस कथन के समय जो उन्होंने सार्केज्म में, जो उन्होंने मजाक में शब्द यूज करा था कि उस स्थान पर अभी स्नोफॉल हो रहा है, हिमवर्षण हो रहा है, हिमपात हो रहा है, यह क्षेत्र वास्तविकता में एक स्थानीय पवन का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, जब ऐसे बड़े पॉलिटिकल लीडर ना किसी स्टेटमेंट को कोट करते हैं और किसी एरिया को स्पेसिफाई करते हैं, तो सिविल सर्विसेज यह जानता है कि जो एस्पिरेंट है वो एस्पिरेंट जरूर इस टॉपिक के बारे में रीड करेगा। तो वो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? तो पूछेंगे कि उस क्षेत्र की लोकल विंड का नाम क्या है, या फिर उस क्षेत्र की स्थानीय पवन का प्रवाह क्या है या प्रभाव क्या रहा। उसे प्रवाह की दिशा से रिलेटेड, उसके प्रभाव से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए, यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट हो या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में या फिर यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, और खासकर यूरोप के परिप्रेक्ष्य में रक्त वर्षा, इससे रिलेटेड प्रश्नों, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि हम देख क्या रहे हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि पवनें कितनी प्रकार की होती हैं, और याद रखिए बच्चों, इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में भी हम अगले वीडियो में आज शायद संभव ना हो चर्चा करेंगे। क्लियर? तो हमने देखा कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको अब याद होना स्टार्ट हो चुका होगा कि पवनें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। फाइन। एक होती है स्थायी पवनें। क्लियर? और ये जो स्थायी पवनें हैं, ये हमने देखा था 3 प्रकार की थी। एक था व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। दूसरा था बच्चों ध्रुवीय पवनें। हमने क्रम में देखा था, तो पहले हमने पछुआ पवनें देखी। क्लियर? याद रखिए, प्रवाह में हमने जब देखा था तो सबसे पहले हमने व्यापारिक, उसके बाद हमने पछुआ देखी थी। फाइन। उसके बाद ध्रुवीय देखी थी। तो नेक्स्ट है पछुआ पवनें। एंड देन हमने देखा था कुछ ऐसी पवनें हैं जो एक समय अंतराल पर चलती हैं, जिसे आवधिक पवनें कहा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इसे आवधिक पवनें कहा जाता है। आवधिक पवनें। अब याद रखें बच्चों, आवधिक पवनों के परिप्रेक्ष्य में हमें भारत का मानसून देखना होता है। और अभी हम विश्व का भूगोल के अंतर्गत या भौतिक भूगोल के अंतर्गत चल रहे हैं, इसलिए हम अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में मानसून का अध्ययन नहीं करेंगे। फाइन। तो ये देखिए बच्चों, मानसून। क्लियर?
अब इसके बाद लास्ट आता है स्थानीय पवनें। और अब हमने इस स्थानीय पवन वाले चैप्टर को स्टार्ट करा था। आप जैसा देख पाएंगे हमने लास्ट क्लास में जो है इसका बाइफरकेशन भी करा था कि जो स्थानीय पवनें हैं और याद रखें स्थानीय पवनों के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो स्थानीय पवन है, क्या यह पवन सिर्फ और सिर्फ एक सीजन में चलती है, या फिर जो स्थानीय पवनें हैं ये साल भर लेकिन लोकल एरिया में चलती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट बच्चों अभी की क्लास में नहीं। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए जो स्थानीय पवनें हैं इसे भी हमने दो भागों में विभाजित कर रखा था। क्लियर? हमने पहला भाग देखा था जो भू आकृति के आधार पर है, भू आकृति के आधार पर है। और याद रखिए भू आकृति के आधार पर हमने देखा था कि दो प्रकार की पवनें हैं, एक है पर्वत तथा घाटी समीर, और याद रखिए इसके अलावा है स्थल तथा सागर समीर। क्लियर? तो ये हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। इसके पश्चात हमने यह देखा था कि कुछ पवनें ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं। क्लियर? और इस क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनों को हमने दो भागों में विभाजित करा था। एक है गर्म बच्चों, या मैं कहूं जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कुछ हैं जो गर्म हैं तथा कुछ हैं जो ठंडी हैं। तो याद रखिए आज की क्लास में हम गर्म पवनों को देखने वाले हैं। ठंडी पवनों के बारे में अगर संभव हुआ तो आज की कक्षा में, और अन्यथा की स्थिति में हम इसे कल देखेंगे। क्लियर? तो बच्चों अब हम देखते हैं गर्म पवनों के बारे में। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बनाने आना चाहिए मैप। फाइन? जिस भी विद्यार्थी को अपनी सिविल सेवा परीक्षा खासकर मेंस ये क्लियर करना है, तो याद रखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होगी, और इस चीज को मैं बार बार आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट मेंस रहा और जो मेरा उसके बाद सेकंड मेंस रहा, इन दोनों में ऑप्शनल यानी कि ज्योग्राफी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इसके मार्क्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्लियर? और ये मार्क्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? तो बच्चों शायद आपने प्रीवियस वीडियो में मेरा एक स्टेटमेंट सुना भी होगा कि फर्स्ट जो मेरा मेंस था उसमें जो ज्योग्राफी में मैंने ज्यादा कंटेंट लिखने का प्रयास किया था, ज्यादा चीजें पुट करने का प्रयास करा था, और जो सेकंड मेरा पेपर रहा यानी कि सेकंड बार जब मैंने मेंस लिखा और जो मेरा ऑप्शनल का पेपर था, उसमें मैंने एज कंपेयर टू डेटा मैंने ज्यादा पुट करने का कोशिश करा, प्रयास करा कि मैं उसमें ज्यादा पुट करूं मैपिंग एंड ऑल। तो याद रखिए जो मैपिंग है या फ्लो चार्ट है या डायग्राम है, ये इसेंशियल पार्ट होता है आपके मेंस का। आपकी कॉपी में एक सर्टेन लेवल तक का नॉलेज जरूरी है, लेकिन उसके पश्चात सबसे ज्यादा जरूरी यह हो जाता है कि कितने बेहतर तरीके से आप उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाते हो। क्लियर है? तो बच्चों इसके लिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट होगा कि आप एक बहुत नीट एंड क्लीन मैपिंग आपके कॉपी पर, अपने दिमाग पर बनाएं। क्लियर है? चलिए तो अब हम प्रारंभ करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा जो स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है, इसके केस में हमने देखा कि जो गर्म है ये कितने प्रकार की है और जो ठंडी है ये कितने प्रकार की है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि मैप में बनाना सीखें, तो देखिए बच्चों अभी मैं आपको एक एक पवन को मैप में बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। आज जिन गर्म पवनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इसमें से सबसे पहली पवन है बच्चों चिनूक। क्लियर? हम इसे मैप पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो पवन है इसे हम कहते हैं, अच्छा और यह भी याद रखिए इसके एरियाज भी आपको याद होने चाहिए, मतलब किस क्षेत्र में चलती है। जैसे ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में,
क्लियर। अब देखिए बच्चों, चिनूक पवन का किस प्रकार से इस क्षेत्र में प्रभाव होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार से आप चिनूक के बाद पाएंगे एक और पवन है जो एक बड़े से क्षेत्र में वर्षा भी कराती है, इसके बारे में देखेंगे। पर पहले हम एक एक करके इन पवनों को बनाना प्रारंभ करते हैं, और इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो पवन है वो है चिनूक। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। यहां से चलना स्टार्ट होगा। ये बच्चों कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहां पर कैनेडियन शील्ड है, और देखिएगा ये हम बनाना प्रारंभ कर चुके हैं अलास्का वाला पार्ट। क्लियर। अब ये बनकर रेडी है। ओके। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है, तो आई थिंक आप इजीली इसे मैप पर देखकर समझ पाएंगे, ये है रॉकीज वाला एरिया। फाइन। ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है। ये जो है वो एक ऐसी पर्वत श्रेणी का उदाहरण है जिसे हम यंग फोल्डेड या नवीन वलित पर्वत कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जिस प्रकार का हिमालय है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्षेत्र में एक पवन चलती है, इस पवन का नाम है चिनूक। राइट। अब बच्चों देखो ध्यान से, इस चीज को मन में रिपीट करिएगा कि जो चिनूक पवन है, क्लियर, ये चलना प्रारंभ करती है कहां से? सागरीय क्षेत्र से। ये सी है या ओशन है, या मैं कहूं समुद्री क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र से चलना प्रारंभ करेगी रॉकीज की तरफ। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास देख रखी होगी तो उसे पता होगा कि इस क्षेत्र में इस दिशा में एक पवन चलती है जिसे कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। और बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो ध्रुवीय पवनें हैं, याद रखिएगा ये पवनें वास्तविकता में नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका के इस भाग में, याद से इसे मार्क करें, इस क्षेत्र में जो कृषिगत गतिविधियां हैं इसको पूरी तरह से समाप्त कर देती है। याद रखिएगा ध्रुवीय पवनें शीत होती हैं, ठंडी होती हैं, और ठंडी पवन भारी होती है, और यह पवन गर्म हवा को उस स्थान से विस्थापित कर देती है। अब समझिएगा, जिस पवन का, जिस विंड का तापमान या टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो, बहुत ज्यादा कम हो, जब उसका अराइवल होगा किसी क्षेत्र में, उसका आगमन होगा किसी क्षेत्र में, तो क्या उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृषिगत गतिविधियां यह संभव हो पाएंगी? क्लियर। क्या यह संभव है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृषिगत गतिविधियां हो? तो याद रखिए, इस पवन के प्रवाह के कारण अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा वाले क्षेत्र में कृषिगत गतिविधियां लगभग बंद हो जाती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। परंतु याद रखिए, प्रकृति, नेचर हमेशा बैलेंस बनाती है। और कैसे बनाती है? तो याद रखिए, यह ध्रुवीय पवनों का जो आगमन है, जो उस क्षेत्र के तापमान को यानी कि टेम्परेचर को अत्यधिक कम कर देता है, परंतु इसी समय, जिस समय यह पवनें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, यानी कि जब शीत ऋतु होती है, और याद रखिए शीत ऋतु में जब तापमान अतिशय कम हो जाता है, तब अचानक से सुपर हीरो की तरह एंट्री हो जाती है एक गर्म पवन की। और यह गर्म पवन कौन सी है बच्चों? तो यह गर्म पवन है चिनूक। और याद रखिए, चिनूक पवन के लिए कभी कभार जो है एक दूसरा नाम भी यूज होता है। मैं दोनों नाम यहां मेंशन कर देता हूं, ध्यान से देखिए। इसे कहा जाता है चिनूक, क्लियर, और कभी कभार इसे स्नो ईटर, यह वर्ड भी यूज करा जाता है। अब बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा कि उत्तरी अमेरिका में, खासकर यूएसए में, जो कृषिगत उत्पादन है, कृषिगत उत्पादन है, ये जो कृषिगत उत्पादन है बच्चों,
ये यूएसए में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया, या अब इसे वर्ड को अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें, कई बार जो है वो हिंदू में आता है और इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना आवश्यक है कि एग्रो प्रो, इसका मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि कृषिगत उत्पादकता। तो याद रखिए यूएसए के उत्तरी भाग में, यानी कि नदर्न पार्ट में, उत्तरी भाग में अगर मैं आपसे कहूं कि कृषिगत उत्पादकता संभव है, तो इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में चिनूक पवन का प्रभाव देखने को मिलता है। अदरवाइज याद रखिए बच्चों, अगर यह चिनूक पवन यहां नहीं होती, अगर इस पवन का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं होता, तो याद रखिए इसकी अनुपस्थिति में यह जो क्षेत्र है उत्तरी वाला, यह होता कोल्ड डेजर्ट। और याद रखिए इसे कहा जाता है शीत मरुस्थल। और यह भी याद रखिएगा कि यूएसए में जब यह पवन का प्रभाव आता है, जब इस पवन का प्रवेश होता है, उस समय यूएसए में विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी कि रियलिटी यह है कि यूएसए के उत्तरी भाग में रहने वाले लोग बेतरतीब तरीके से, बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं कि यूएसए में अराइवल हो किसका, चिनूक का। क्लियर। और याद रखिए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है कि यूएसए में इसके अराइवल के साथ, यानी कि इसके पहुंचने के साथ कौन सा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करा जाता है। क्लियर। तो एक चीज फिक्स है कि यूएसए के उत्तरी भाग में जो कृषिगत क्षमता है, जो कृषिगत उत्पादन क्षमता है, यह ज्यादा क्यों है, तो इसका मुख्य कारण है कि ध्रुवीय पवनों के प्रभाव से जो क्षमता समाप्त हुई थी उसको वापस से री एनर्जाइज करा किसने, चिनूक ने। क्लियर। अब यह याद रखिएगा चिनूक एक गर्म पवन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका तापमान 26, 27, 30 डिग्री सेल्सियस होता है या 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यह उस क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात तापमान बढ़ा देती है, क्योंकि उस क्षेत्र में तापमान वास्तविकता में क्या है, नियर टू -4 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। ओके। तो ये हमने देखा अबाउट चिनूक। फाइन। देखिए अब इस चीज को याद रखिएगा कि यूएसए के इस भाग में किस चीज का उत्पादन होता है। फाइन। तो याद रखिए यूएसए के इस भाग में आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय कुछ ऐसी फसलों का उत्पादन जो सामान्यतः नहीं होता, जैसे आप पाएंगे मेज या मैं कहूं मक्का। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश भी यूएसए है, और यूएसए के क्षेत्र में मक्के का उत्पादन हो पा रहा है क्योंकि यहां क्या है बच्चों, चिनूक है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, तो यह हमारी प्रथम विंड हुई, प्रथम पवन हुई, जिसे हम कहते हैं चिनूक। अब बच्चों इसी का दूसरा फॉर्म देखते हैं, और यह भी याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं ना कि जैसी पवन ये है उसी प्रकार की एक और पवन है जो पवन चलती है यूरोप में। क्लियर। अब बच्चों मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं यूरोप। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का यह प्रयास करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसे ब्लैक कर दें। ओके। अब इसे समझने का प्रयास करें कि प्रश्न जो है वो कभी कभार इतने ट्रिकी क्यों हो जाते हैं। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इटली, और बच्चों ये हम चलते हुए पहुंचे इस प्रकार से ऊपर। फाइन। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है यूरोप वाला क्षेत्र, ये भूमध्य सागर है। फाइन। और ध्यान से देखिएगा ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है बीच वाला, इसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इस सागर का एक भाग इस प्रकार से ओपन होता है, इसे कहा जाता है अटलांटिक सी या अटलांटिक महासागर। अब देखिए बच्चों ये जो भूमध्य सागर है, जिस प्रकार से चिनूक चलना प्रारंभ हुई थी प्रशांत महासागर की दिशा से, उसी प्रकार से
ये जो सागर है यहां से भी एक पवन का प्रवाह होता है। और ये देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि इस क्षेत्र में यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी? तो कोशिश करें कि आपको ये जानकारी पहले से हो, अगर नहीं है तो ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है एल्प्स। क्लियर? और ये जो एल्प्स है इसके दो एक्सटेंशंस हैं, इनका दो विस्तार है इस दिशा में। आपने इसे बेहतर तरीके से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। याद रखिए एल्प्स के दो विस्तार हैं, एक विस्तार जाता है इटली, जहां पे से जो है एक विस्तार जाता है ग्रीक में, जहां पर इसे पिंडस कहा जाता है। क्लियर? एक विस्तार जाता है इटली में, जहां इसे एपेनाइन कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि एल्प्स के दो विस्तार इस प्रकार से इटली और ग्रीक में मिलेंगे और यहां से चलना प्रारंभ करती है एक पवन। और याद रखिए ये जो पवन है ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ आती है। ओके? और ये भी याद रखिएगा कि इस पवन के प्रवाह के कारण ही यहां पर आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, एक देश देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड। क्लियर? एंड आई थिंक आप सभी इससे बहुत बेहतर तरीके से अवेयर होंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत से घूमने के लिए यूरोप में जाता है एज अ टूरिस्ट, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है स्विट्जरलैंड का। फाइन? और याद रखिए स्विट्जरलैंड के लिए यह कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे सुंदर स्थान है। अब मुझे बताएं कि विश्व का सबसे सुंदर स्थान इसे क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से देखिएगा, कि ऊपर की दिशा से हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है कि ऊपर की दिशा से इस प्रकार से ध्रुवीय पवनों का आगमन होता है यूरोप के अंदर। क्लियर? और यहां पर यह आगमन हुआ ध्रुवीय पवन का। क्लियर? और ये जो ध्रुवीय पवन है बच्चों, इसके आगमन के साथ तापमान अचानक से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और बच्चों याद रखिए अचानक से जब यह तापमान गिरेगा तो कुछ ही समय पश्चात यहां से एक गर्म पवन का प्रवाह जो है वो देखने को मिलेगा। और इस प्रभाव के कारण एक बहुत ही सुगम, एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, जहां तापमान बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और ना ही तापमान बहुत ज्यादा उच्च है। क्लियर? तो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जहां आप पाएंगे इस प्रकार के कुछ दृश्य। अब मुझे बताएं बच्चों कि जब आप किसी क्षेत्र में जाएं और आपको इस प्रकार का, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, अदरवाइज जो है मुझे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से एक पर्वत उपस्थित है, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यह होता है बच्चों कि इस पर्वत के नीचे वाले भाग में यहां पर आपको ग्रीन ग्रास दिखाई दे, यानी कि हरी हरी घास के मैदान उपस्थित हों। क्लियर? और इस मैदान के आसपास अगर आप ऊपर की दिशा में देखें तो आपको जो पर्वत है वहां हिमपात होता हुआ दिखे। और अगर आप इसे समझ पाएंगे तब आप देखेंगे कि यह क्षेत्र में आपको हिम दिखेगी, इसे स्नो कहते हैं। और बच्चों यहां पर आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और याद रखिए बच्चों, ये जो घास के मैदान और उसके ऊपर सामने की तरफ देखने को मिलेगा आपको माउंटेन या पर्वत, ये दृश्य वास्तविकता में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये दृश्य आपको यहां स्विट्जरलैंड में स्पेसिफिकली देखने को क्यों मिलता है बच्चों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऊपर की दिशा से, यानी कि नदन पार्ट से, यानी कि उत्तरी दिशा से प्रवाह होता है ध्रुवीय पवनों का, तथा नीचे से इसके प्रभाव को कम करने के लिए आती है एक गर्म पवन। अब याद रखें इस गर्म पवन को या इस हॉट विंड को हम कहते हैं फॉन। क्लियर? और ये जो फॉन है याद रखिए ये स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे खूबसूरत
क्षेत्र बनाने में अपना योगदान प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए हमने पवन को देखा और पवन के कारण जो प्रभाव आया उसको देखा। तो हमने सबसे पहले देखा चिनूक के बारे में, जो उत्तरी अमेरिका में आती है। उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज की श्रेणी में आती है। रॉकीज की श्रेणी में ये पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर की दिशा से आती है। तथा इसी के जैसी ही एक और पवन होती है जो यूरोप में चलती है। यूरोप में एल्प्स के तरफ आती है, जो कि ऊपर से आने वाली ध्रुवीय पवन के प्रभाव को कम करती है। यूएसए में चिनूक को कहा जाता है स्नो ईटर, हिमभक्षी पवन। और यह क्यों कहा जाता है तो याद रखिए, ध्रुवीय पवन के कारण यूएसए में बहुत ज्यादा हिमपात होता है, परंतु इस हिमपात को खत्म कर देती है चिनूक। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए बच्चों, इस चीज को समझिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत घुमाकर करेगा। क्लियर? अगर वो आपसे कहे कि यूएसए के अंदर मक्के के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किस पवन का रहता है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए चिनूक पवन। अगर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हो कि क्या कारण है कि स्विट्जरलैंड को हम विश्व का स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो इसका मुख्य कारण है ध्रुवीय पवनों के कारण तापमान का कम होना, परंतु एकदम कम नहीं होता। इसका मुख्य कारण है इस दिशा से आती हुई पवनें। मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो याद रखिएगा कि इस प्रकार से हमने दो पवनों को अभी तक कवर करा है। अब हम तीसरी पवन को देखने वाले हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, अब आपको बनाना बच्चों सीखना ही पड़ेगा वर्ल्ड मैप। तो बच्चों ये है अफ्रीका, अर्थात वह क्षेत्र जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है हमारा ग्रेट इंडिया, और ये है चाइना वाला पार्ट, और ये इस प्रकार से। ये जो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये है यूरोप, और यूरोप में चलते हुए इस प्रकार से ये चित्र। क्लियर हो गया? अब देखें बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है सहारा का मरुस्थल। क्या कहा जाता है बच्चों? सहारा का मरुस्थल। अब ध्यान से देखिएगा, सहारा के मरुस्थल से दो पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। अब बहुत ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एक पवन जो है वो इस दिशा में चलती है। क्लियर? और एक पवन जो है वो इस दिशा में चलती है, यानी कि सहारा के मरुस्थल से दो दिशाओं में पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। अब समझिएगा, जो पवन सहारा के मरुस्थल से नॉर्थ के साइड, क्लियर, यानी कि उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, ये पवनें सहारा के मरुस्थल की जो रेत है, जो सैंड है, इस सैंड को अपने साथ लेकर जाती हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये जो रेत अपने साथ लेकर जाएंगी उत्तर की दिशा में, जब ये पवन चलते हुए आगे जाएगी तो बच्चों यहां पर इसको कौन सा सागर मिलेगा? तो यहां पर इसे मिलेगा भूमध्य सागर। और जो भूमध्य सागर है, इस सागर से ये पवनें इकट्ठा कर लेंगी क्या बच्चों? आर्द्रता। क्लियर? बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिए, इस आर्द्रता को इस सैंड के साथ, इस रेत के साथ मिलाकर ये पवनें एक क्षेत्र में कराएंगी वर्षा। और याद रखिए बच्चों, ये जो वर्षा होगी, इस वर्षा में हमेशा उपस्थित होगी क्या? तो सहारा के मरुस्थल की रेत। और यही कारण है कि जब इन पवनों के कारण, जिन्होंने आर्द्रता इकट्ठी करी है भूमध्य सागर से, यूरोप में, जस्ट अ सेकेंड, यूरोप में जब वर्षा होती है तो इसे ब्लड रेन या फिर रक्त वर्षा कहा जाता है। अब याद रखिए, ये जो रक्त वर्षा है, इसे रक्त वर्षा कहने का मात्र एक कारण यह नहीं है कि इसका रंग या कलर लाल है। क्लियर?
वैसे सच देखे तो वास्तविकता यह लाल होता भी नहीं है, हल्का मटमैला होता है। क्लियर। अब इसका रंग एकमात्र कारण नहीं है। याद रखिएगा कि यूरोप के अंदर ये जो वर्षा होती है, ये यूरोप की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कैसे? तो याद रखिए, यूरोप के अंदर एक बड़ा बिजनेस है जिसे कहा जाता है विटीकल्चर। क्लियर। अब क्या है बच्चों विटीकल्चर? विटीकल्चर का मतलब होता है पौधों को लगाकर उससे जो फल प्राप्त हो उससे वाइन बनाना। क्लियर। तो वाइन के उत्पादन के लिए यूरोप काफी प्रसिद्ध है। अब याद रखिए, शैंपेन हो, शैंपेन आई थिंक आपने सुना होगा इस वर्ड को, ये शैंपेन फ्रांस की बहुत फेमस है। इसके अलावा एक पोर्ट वाइन भी होती है, जो पोर्ट वाइन है ये स्पेन की बहुत फेमस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाइन हैं, बहुत सारी ऐसी एल्कोहल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में बनाई जाती हैं। यानी कि यूरोप की इकोनॉमी के लिए जो विटीकल्चर है ये इसेंशियल है, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जैसे ही इस पवन का आगमन होता है, इस पवन के आगमन के साथ यूरोप के अंदर जो वर्षा होती है, यह वर्षा उस विटीकल्चर को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और याद रखिए, यह समाप्त क्यों करती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर इस प्रकार की वर्षा ज्यादा हो तो जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, ये फल नहीं निकालते। और जब फल का उत्पादन नहीं होता या कम होता है तो उस कंडीशन पे जो उत्पादन है यह अत्यधिक कम हो जाता है। अब समझिएगा कि यूरोप के नेशंस की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके विटीकल्चर का भी है। अब इस कंट्रीब्यूशन को इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देगी क्या बच्चों? ये पवनें। तो याद रखिए, सहारा के मरुस्थल से सहारा की रेत को लाकर भूमध्य सागर की आर्द्रता में मिलाने के पश्चात एक पवन जो है वो यूरोप में वर्षा कराती है। और इस वर्षा के कलर के कारण तो इसे कहा जाता ही है रक्त वर्षा, परंतु इसे इस कारण से भी रक्त वर्षा कहा जाता है कि उस क्षेत्र की जो उत्पादकता है यह पवनें उसे कम कर देती है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ओके, चलिए। तो इस पवन को जो सहारा के मरुस्थल से चलती है, इसे वास्तविकता में कहा क्या जाता है? क्लियर। तो इस पवन को कहा जाता है शिरोको। क्लियर। अब याद रखिएगा बच्चों, जो शिरोको है, फाइन, ये पवन को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जैसे शिरोको के अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो इसे मिस्र में इस प्रकार से यहां आप पाएंगे, ये मिस्र है। और याद रखिए, मिस्र के लिए स्टेटमेंट है, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। जो नील नदी है ये वास्तविकता में अफ्रीका की और विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है लेक विक्टोरिया से। और मैपिंग में आप इसे इसेंशियल रूप से प्लॉट करेंगे, अपने एटलस को निकालें, उसमें प्लॉटिंग करें कि अफ्रीका में नील नदी का जो ओरिजिन है ये है लेक विक्टोरिया से। और याद रखिए, लेक विक्टोरिया के लिए भी दो स्टेटमेंट है। पहला, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और दूसरा, लेक विक्टोरिया के ऊपर से पास होती है भूमध्य रेखा। क्लियर। तो दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सेकंड, इसके ऊपर से निकलती है भूमध्य रेखा, और थर्ड, लेक विक्टोरिया जो झील है ये सराउंडेड है 3 नेशन से, 3 देशों से। और ये भी याद रखिएगा, ये केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन 3 देशों से सराउंडेड है। और ये याद रखें कि ओरिजिन लेने के बाद जैसे ही इसका उद्गम होता है, इसे कहा जाता है ब्लू नाइल। और ब्लू नाइल या नीली नाइल चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले ये जो है वो केन्या में प्रवेश करती है, इसके बाद ये उत्तरी सूडान, फिर दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान में ये मिलती है व्हाइट नाइल से, श्वेत नील से। और श्वेत और नीली नील ये दोनों मिलने के पश्चात नाइल कहलाती है या नील नदी कहलाती है। और याद रखिए, ये नील नदी इसके पश्चात प्रवेश करती है कहां? मिस्र में। और मिस्र में ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है और अपना पानी रिलीज कर देती है भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में जब ये अपना पानी रिलीज कर रही होती है
तब यह बनाती है एक डेल्टा, जहां ये अपने अवसादों का जमाव करती है, जिससे कि मिस्र में अपनी एग्रीकल्चरल पोटेंशियल यानी कि कृषिगत उत्पादक क्षमता देखने को मिलती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि नील नदी जो है, नील नदी का वरदान है मिस्र। क्लियर? तो इसी प्रकार मैं आपको छोटी छोटी मैपिंग वाले पार्ट जो है वो बीच बीच में बताता रहूंगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नील नदी यहां पर अपना डेल्टा बनाती है। नील नदी का जो उद्गम है यह होता है कहां से? लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया के लिए दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके ऊपर से पास होती है भूमध्य रेखा, यहां से चलना प्रारंभ करती है नाइल। और याद रखिए लेक विक्टोरिया 3 नेशन से सराउंडेड है। पहला कौन सा है? केन्या, सेकंड तंजानिया, फिर युगांडा। यहां से चलना प्रारंभ करने के पश्चात नील नदी जो है वो उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान और दक्षिणी सूडान, फिर उत्तरी सूडान, और उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। यहां पर यह मिलती है श्वेत नाइल से, और श्वेत नाइल के लिए भी याद रखिएगा इथोपिया से आती है। और ये दोनों मिलने के पश्चात नील नदी कहलाती है, और नील नदी इसके बाद इजिप्ट में प्रवेश करती है, मिस्र में प्रवेश करती है, और जहां ये डेल्टा बनाती है, जिसके अवसादों के जमाव के कारण मिस्र में जो है वो उत्पादन हो पाता है कृषिगत उत्पादों का। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा कि मिस्र में इस सिरको को कहा जाता है खमसिन। और यह भी याद रखिएगा जो खमसिन नाम है इसे कई बार जो है वो अलग अलग समय पर थोड़ा सा बदल दिया जाता है। तो इंग्लिश वर्जन को एक बार जरूर देखें, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्जन का नाम यहां पर लिखा हुआ है। हिंदी में कभी कभार इसको जो है खमसिन की जगह खमसन भी लिखते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। इन अ नटशेल आप समझ जाएंगे किस पवन की बात हो रही है। क्लियर? अब देखिए ये जो खमसिन पवन है यह मिस्र में वर्षा कराती है। इसी प्रकार स्पेन में इसे लेवेंट स्पेन में कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि ये इस क्षेत्र से निकलती है, यानी कि अफ्रीका और यूरोप, इसके बीच से जो यहां जिब्राल्टर की संधि है। अब मैं किसी दिन आपको इस संधि के बारे में भी बताऊंगा। जो जिब्राल्टर की संधि है यह उससे पास होती है। तो याद रखिए ये जो पवन है जिसे हम अभी कह रहे हैं शिरक्को, ये पवन खमसिन के नाम से, यही पवन स्पेन में जो है वो लेवेंट के नाम से, और इसी प्रकार सिमोम के नाम से भी जो मिडिल ईस्ट है यहां पर इसे जाना जाता है। क्लियर? तो यह हुआ हमारा एक पार्ट जहां पर हमने सहारा के मरुस्थल से चलने वाली शिरक्को पवन के बारे में देखा, जो यूरोप के अंदर रक्त वर्षा, ब्लड रेन कॉज करती है। क्लियर? अब इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों, ध्यान से देखिए। यह जो पवन नीचे की दिशा में आती है यह पवन को कहा जाता है, अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, इसे कहा जाता है हर्मटन। क्लियर? और कभी कभार इसको डॉक्टर, अभी डॉक्टर नाम हटा दें, अन्यथा आप इसी के बारे में पूरे टाइम सोचते रहेंगे। इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। अभी नाम देखें, इसको हरमतान कहते हैं। क्लियर? हरमतान, हरमट्टन, ये इसके दो नाम हैं, कंफ्यूज ना हो। आई थिंक आपको अगर पेपर में इससे मिलता जुलता नाम दिखे तो इसी की बात हो रही है बच्चों, हरमट्टन या हरमतान। अब ध्यान से देखें, यह भी पवन जो है वो चलना कहां से प्रारंभ करती है? तो यह पवन भी चलना प्रारंभ करती है अफ्रीका से ही। क्लियर? अब ध्यान से देखें, यह क्षेत्र कहलाता है सहारा का मरुस्थल। यह है सहारा। क्लियर? और इस सहारा के मरुस्थल से इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है यह पवन। और यह याद रखिएगा बच्चों कि यह पवन कैसी है? तो यह पवन गर्म है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम कहते हैं यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात इस क्षेत्र का तापमान यानी कि टेम्परेचर पहले से क्या है बच्चों? हाई है। अब मुझे बताएं कि जब
सहारा के मरुस्थल से चलने वाली ये जो गर्म पवन है, इस गर्म पवन का आगमन इस क्षेत्र में होगा तो क्या होगा बच्चों? तो सामान्य सी बात है, स्टूडेंट जनरली सोचेगा कि इस क्षेत्र का तापमान ये और ज्यादा बढ़ा देगी। तो बच्चों समझिएगा, इस क्षेत्र का तापमान पहले ही ज्यादा है, तो पहुंचने पर नो डाउट कि ये वहां का तापमान कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है। पर मेजर बात यह है, ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है डॉक्टर पवन भी। और इसे डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है? क्लियर? इसे डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान उच्च होने के कारण यहां पर आर्द्रता भी कैसी होगी बच्चों? उच्च होगी। अब समझिएगा, आर्द्रता उच्च होने के कारण यहां पर जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें गर्मी के समय बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभार क्षेत्र में, अगर आपके क्षेत्र में ऑफ सीजन रेनफॉल हो, यानी कि बारिश का मौसम नहीं है परंतु बारिश हो जाए, तो क्षेत्र गीला होगा और गीले होने पर जब जो सनलाइट है उस पर पड़ेगी तो जलवाष्प निकलेगी। क्षेत्र का तापमान ज्यादा होना यह ज्यादा समस्या कारक नहीं होता। सबसे ज्यादा पीड़ादायक यह बात होती है कि तापमान के साथ यहां पर आर्द्रता बढ़ जाती है, उमस कहा जाता है जिसे। तो याद रखिए कि इस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा होने के कारण यहां उमस ज्यादा होती है और इसी उमस को कम कर देती है हरमतान या हरमट्टन। और याद रखिए, हरमट्टन जब यहां की उमस कम कर देती है, तो इस उमस के समय आई थिंक आपने सुना होगा कि जब कभी उमस ज्यादा होती है, उमस वाला वातावरण होता है, तो उस समय रोग बहुत अधिक होते हैं। क्लियर? और रोग अधिक क्यों होते हैं? इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हवा के अंदर, एयर के अंदर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं अगर उसमें नमी ज्यादा हो। क्लियर? तो याद रखिए कि अफ्रीका में जहां ऐसे भी हॉस्पिटैलिटीज कम हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कम हैं, उस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता उच्च होने के कारण इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे रोग। और ये रोग इसीलिए हैं क्योंकि यहां आर्द्रता ज्यादा है और इस आर्द्रता को कम कर देती है हरमतान। इसीलिए हरमतान को कहा जाता है डॉक्टर पवन। क्लियर हो गया पॉइंट? तो याद रखिए, आज हमने 4 पवनों को कवर करा है। इसमें सबसे पहले हमने देखा बच्चों, इस प्रकार से आप देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन चिनूक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा इसी प्रकार की एक और पवन है जिसे कहा जाता है फॉन। यह किस प्रकार से जो है यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हमने देखा सहारा के मरुस्थल से ऊपर की दिशा में चलने वाली एक पवन जो यूरोप में रक्त वर्षा कराती है, और यह रक्त वर्षा किस प्रकार से यूरोप की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर है, इसे देखा। इसके पश्चात हमने नेक्स्ट और अभी हमने देखा हरमतान के बारे में। इसके पश्चात हम एक पवन और है जिसे लू कहा जाता है। यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। और कुछ छोटी मोटी और पवनें हैं, इसे देखेंगे और साथ में जो ठंडी पवनें हैं इसे प्रारंभ करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही हो तो डू लीव योर कमेंट्स, हम इसे जरूर रीड करते हैं। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि हम आगे इसी प्रकार की क्लासेस को लेकर आते रहें तो डू शेयर इट, डू सपोर्ट अस। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।